हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो हम रिवाइज करेंगे AS9 को विद इन 10 to 12 मिनट्स। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर कुल मिला के मेजरली दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है AS7 और दूसरा होता है AS9। AS7 स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है वो AS7 में होता है, और कंस्ट्रक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो मोस्टली कवर होती है AS9 में। चलिए आइए AS9 की बातें करते हैं। AS9 को किस तरीके से किया जाएगा, आइए। सबसे पहले AS9 कवर्स कौन कौन से रेवेन्यू कवर करता है। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करके सेल तो करोगे ही सही, तो AS9 में कवर होगा। अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टाइप की सर्विस हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर। और तीसरा, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, या अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिल रहा है, या आपको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम एनी इंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस किसी और को दे रहे हो यूज करने के लिए। रिसोर्सेस मतलब पैसा, या फिर अपनी असेट, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी। अगर किसी को टेक्नोलॉजी दोगे तो वहां से आपको रॉयल्टी मिलेगा, अपना पैसा किसी को दोगे तो किसी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो वहां से डिविडेंड मिलेगा या फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ये तीन प्रकार के जो रेवेन्यू होते हैं वो कवर होते हैं AS9 में। उसके बाद AS9 कहां कहां कौन कौन से रेवेन्यू या फिर गेन्स में कवर नहीं होता। प्रॉफिट ऑन सेल और सेटलमेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट और लायबिलिटी। जब आप किसी फिक्स एसेट को, PPE को सेल करते हो, तो सेल करते वक्त आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को आप AS9 में नहीं कवर करते हो, वो AS10 अप्लाई होता है। मतलब जो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट होता है वो AS10 में जाता है। इवन लायबिलिटी भी सेटल करते वक्त अगर आपको कोई गेन होता है तो वो रिस्पेक्टिव AS में जाएगा, वो AS9 में कवर नहीं होगा। नोशनल गेन्स इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। मान लीजिए अगर आप मान लो करंट एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो और उसको मार्केट वैल्यू पे बुक कर रहे हो और गेन बुक कर रहे हो, तो वो भी आपका AS9 में कवर नहीं होगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कवर्ड अंडर अदर AS लाइक AS19। AS19 में आपको पढ़ाया जाता है सेल एंड लीज बैक। आपको याद होगा सेल एंड लीज बैक, जहां हम सेल करते हैं और फिर लीज बैक में वापस एसेट लेके आते हैं, तो वो भी तो एक सेल है, पर वहां पर रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे वो AS19 बताएगा। चलिए, उसके बाद ये यहां का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई शुड से, कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए। जब ये 4 से 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, पहले सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं, फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस की बात करते हैं। जो स्टार्टिंग की 4 कंडीशन है वो कॉमन है, और 5वीं कंडीशन एक्स्ट्रा है फॉर द सर्विसेज। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड। सेलर ने बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप मतलब मेजर कंट्रोल पास ऑन कर दिया हो, गुड्स का मेजर कंट्रोल पास ऑन कर दिया हो। ठीक है, मेजर कंट्रोल पास ऑन कर दिया हो, कैसे मालूम पड़ेगा? मान लीजिए अब बायर के पास सारे के सारे राइट्स आ गए, बायर उसको मॉडिफाई कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, किसी और को पास ऑन कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह। दूसरा, एंटिटी डज नॉट रिटेन एनी इफेक्टिव कंट्रोल और ओवर द गुड्स नॉर एनी मैनेजर इन्वॉल्वमेंट। किसी भी तरीके से एंटिटी के पास गुड्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इवन दो हो सकता है कि एंटिटी के पास अभी भी फिजिकल पोजीशन हो, पर एंटिटी क्या उन गुड्स को किसी और को बेच पा रही है, ये बोल के कि जब मेरा मेन कस्टमर आएगा जिसको मैंने गुड्स बेचे थे उसने तो पोजीशन लिया नहीं, मैं किसी और को बेच देता हूं, जब वो आएगा तो मैं उसको बाद में बना के बेच दूंगा। अगर ऐसा कर रही है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एंटिटी का आज भी कंट्रोल है। तो एंटिटी का किसी भी तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल गुड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट मस्ट बी मेजरेबल। जब रेवेन्यू आप बुक करने जाओगे सेल ऑफ गुड्स का या सर्विस का, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है, क्या आप उसको मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, और जो रेवेन्यू है उसको आप मेजर कर पा रहे हो कि नहीं। आपको लगेगा सर क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे, हो सकता है आपने रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो कैश में ना मिलके काइंड में मिल रहा है, तो काइंड में अगर मिल रहा है तो उसको फेयर वैल्यू प्रॉपरली मेजर होना चाहिए। चौथा, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, अमाउंट रिकवर होने की सर्टेनिटी होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर क्या आपका अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा कि नहीं, इसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए, तो ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। सेल ऑफ गुड्स में क्या क्या बोला? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना चाहिए, एंटिटी का कोई इफेक्टिव कंट्रोल रिटेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू एंड कॉस्ट मस्ट बी मेजरेबल होने चाहिए, और सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। सर्विस के केस में भी चार बातें। पांचवा, बस स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से रेवेन्यू बुक करते हैं, चाहे वो AS7 हो चाहे वो
AS9 हो। तो जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री होती है वहां परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चलता है। तो क्या हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, उसको मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि हमारा 50% काम हो गया तो 50% हमने रिलायबली मेजरेबल है कि नहीं? तो अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो क्या करेंगे? इफ एनीवन इज अनसर्टेन, इफ एनीवन इज अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब मान लीजिए 5 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या सर्टेनिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, पोस्टपोन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मान लीजिए इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर 5 कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पर बाद में अनसर्टेनिटी अराइज हुई, बाद में आपको लग रहा है कि कलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाद में आपको लग रहा है कि मैं रेवेन्यू को मेजर रिलायबली मैंने नहीं कर पाया था, अब तो मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया, बाद में जाके सेकेंड ईयर में जाके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपका नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आपने जो रेवेन्यू बुक किया था उस रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करोगे, आप रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करोगे, आप उसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाओगे। हो सकता है आपका रेवेन्यू आपको सर्टेन नहीं है, कलेक्ट होने के चांसेस नहीं लग रहे, तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल बनाओगे। हाउ टू डिसाइड इफ द परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, ये वही ऊपर की बातें हैं जो अपन ने पढ़ी थी। परफॉर्मेंस अचीव हुआ तो ही आप रेवेन्यू बुक करोगे, तो ये वही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके ट्रांसफर होने चाहिए, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होनी चाहिए, नो इफेक्टिव कंट्रोल, ये बात रिपीट हो रही है। सर्विस के केस में अगर शॉर्ट टर्म सर्विस है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कंप्लीटेड के हिसाब से रेवेन्यू बुक करोगे, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाओगे, अगर शॉर्ट टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है 3-4 महीने 5-6 महीने का, तो आप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती सर्विस तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। उसके बाद सम स्पेशल पॉइंट, मेयर पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी डजंट ऑल्टर द पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन। हो सकता है कि कस्टमर आपसे डिलीवरी अभी नहीं मांग रहा है, कस्टमर आपको बोल रहा है कि मुझे गुड्स की डिलीवरी बाद में चाहिए, पर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि आपका किसी भी तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है गुड्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो डिलीवरी पोस्टपोन कर रहा है तो आपका अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो जाए। आपका अगर इफेक्टिव कंट्रोल जा चुका है तो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर सकते हो। इफ इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वर्क इज डन, नो नीड टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। अगर जैसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बात करें या फिर गुड्स सेल का बात करें कि मान लीजिए मुझे 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड करना था, मैंने अभी तक 5-10 ही सेल किया है, तो मैं या तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूं तो बेटर है। अगर इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ काम हुआ है, स्पेशली ये काम होता है सर्विस के केस में, गुड्स के केस में नहीं, तो अगर इनसिग्निफिकेंट पार्ट कंप्लीट हुआ तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत ही करिए। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ द फॉलोइंग, इंटरेस्ट को अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर। रॉयल्टी, अच्छा सर टाइम प्रोपोर्शन बेसिस मतलब एवरी मंथ वाइज, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस मतलब मंथ वाइज और 6 मंथली व्हाटएवर, और 6 मंथली वगैरह वगैरह। रॉयल्टी को अक्रूवल बेसिस पर, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट के अनुसार, एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका रॉयल्टी हम आपको 6-6 महीने में देंगे, तो 6-6 महीने में। डिविडेंड, व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, राइट एस्टैब्लिश कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो कुल मिला के जिस दिन देने वाली कंपनी, डिविडेंड देने वाली कंपनी डिक्लेयर करेगी, उस दिन रिसीवर जो होगा, जो लेने वाला कंपनी है, वो उस दिन इनकम बुक कर सकता है। ठीक है। लास्ट, सम स्पेशल केसेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये भी बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको मास्टर प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिखाऊंगा। सेल ऑफ गुड्स के केस में बिल एंड होल्ड सेल, मतलब कस्टमर ने बोला कि बिलिंग कर दो पर आप अपने पास गुड्स रखे रहने दो, मैं बाद में उठाऊंगा, तो क्या सेल बुक करनी चाहिए? हमें यह देखना है कि बायर को कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल जा रहा है कि नहीं। बायर टेक्स द टाइटल, मतलब फिजिकल पोजीशन नहीं, यहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो अपन रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। गुड्स शिप्ड सब्जेक्ट टू कस्टमर अप्रूवल, तो जब तक कस्टमर अप्रूव न कर दे, जब तक वो फॉर्मली एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। उसके बाद कंसाइनमेंट सेल, आफ्टर द बायर सेल्स द गुड्स टू द फाइनल कस्टमर, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स दे रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे रहा है, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब एजेंट फाइनली गुड्स सेल कर रहा है तब प्रिंसिपल अपना रेवेन्यू बुक करेगा, कंसाइनर अपना रेवेन्यू बुक करेगा। और यहां पर प्रिंसिपल एजेंट के केस में एजेंट अपना रेवेन्यू बुक करेगा सिर्फ कमीशन पार्ट, एजेंट ग्रॉस बेसिस पर रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी क्लासेस सेल करता हूं किसी फ्रेंचाइजी एजेंट के थ्रू, और मैं उसको बोलता हूं कि मेरी क्लासेस तुम सेल करवाओगे तो मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा, पर कमीशन में तुम्हें अलग से दूंगा, जितना भी तुम्हें अमाउंट टोटल आएगा वो तुम मेरे अकाउंट में डलवाओगे। तो यहां पर जो एजेंट है, एजेंट के लिए रेवेन्यू इज नॉट द टोटल लेक्चर फीस, रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट एजेंट के लिए। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी, अगर कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप, तो जब तक आपको कैश कलेक्ट ना हो जाए तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। सर्विस रेंडर की बात करें तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाए, अगर इंस्टॉलेशन की बात चल रही है या तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, पर अगर शॉर्ट टर्म सर्विस है तो जब तक कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। मीडिया कमीशन मोस्टली एडवर्टाइजिंग रिलेटेड होती है, तो जब तक एडवर्टाइजमेंट रिलीज ना हो जाए तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। ट्यूशन फीस ओवर अ पीरियड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रेवेन्यू बुक करोगे।
फ्रेंचाइज फीस डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी के साथ कैसा किया हुआ है, फीस फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इसको बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक करेंगे। सो गाइस दिस वाज AS9 इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैंने 151 मास्टर प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ये 151 मास्टर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड किए हैं, इसमें अगर आप AS9 में जाओगे तो AS9 के रिगार्डिंग मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, तो वो 5 क्वेश्चन को जरूर देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, उन 5 क्वेश्चन को जरूर देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या फ्लेवर रहता है उन क्वेश्चन का। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है तो पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन बता रहा है कि बताइए कौन कौन सी सिचुएशन में रेवेन्यू कब कब बुक होगा, अलग अलग सिचुएशन जैसा अभी हमने डिस्कस किया, या कौन कौन सी सिचुएशन में रेवेन्यू कितना कितना होगा, ठीक है। उसके बाद वो 2 अलग अलग सिचुएशन दे रहा है, मशीन 1 का अलग सिचुएशन दे रहा है, मशीन 2 का अलग सिचुएशन दे रहा है, और बोल रहा है कि रेवेन्यू कब कब बुक होगा। इस तरीके से यहां पर जिंगाटो रन्स, ये जोमेटो के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनाया गया है कि प्रिंसिपल एजेंट का क्वेश्चन है, जैसे जोमेटो वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेके बेचते हैं तो जोमेटो वालों को अपनी इनकम रेवेन्यू कितना बुक करना चाहिए, रेवेन्यू ओवरऑल ऑर्डर अमाउंट के बराबर का नहीं होगा, उनका रेवेन्यू उनका सिर्फ कमीशन होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जरूर आप सबके सब ट्राई करिएगा। सो गाइस दिस वाज AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर हाँ तो प्लीज 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 इस लेक्चर को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बगैर मत जाना, और ये लेक्चर बाकी लोगों के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।